शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को लगती है बहुत चोट, पर क्या करें, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड होने वाला है, जो कि वैदिक काल है। तो वैदिक काल के बारे में हम फर्स्ट वीडियो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपने अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने सारा बेसिक कवर किया था वैदिक काल के बारे में, कि वैदिक काल क्या था, इसका क्या अर्थ है, चारों वेदों की रचना किस तरह से हुई, किसने वैदिक काल की उत्पत्ति की थी, वैदिक काल का जो श्रेय है वो किसे जाता है। और आर्यों के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, आर्यों का मूल निवास क्या था और चारों वेदों में क्या क्या लिखा गया है। हमारे जो वैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत हैं वो क्या क्या है, तो इन सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख रही हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद हमारे सेकंड पार्ट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं वैदिक काल के बारे में कुछ और ऐसी बातें जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वैदिक काल विभाजन, आप जानते हैं हमारा वैदिक काल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, देन उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल। तो हमारा ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से यहाँ पे 1000 आता, तो 1000 ईस्वी पूर्व हमारे वैदिक काल का जो काल माना जाता है, काल निर्धारित किया गया है, वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। देन जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसमें 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। और आप सभी जानते हैं ऋग्वैदिक काल में हमारे ऋग्वेद की रचना हुई थी। देन जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसमें बाकी के 3 वेदों की रचना हुई थी, जो कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हैं। देन उसके बाद आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आप जानते हैं वैदिक काल की जो उत्पत्ति हुई थी वो किन्होंने की थी, आर्यों ने। तो आर्य जो थे वो सबसे पहले भारत में कौन से स्थान पर आए थे, तो सबसे पहले पंजाब और राजस्थान में आकर बसे थे आर्य, तभी हमारे वैदिक काल स्टार्ट हो गया था। देन उसके बाद ये सभ्यता ग्रामीण थी। हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि आर्य जो थे उन्होंने जो सभ्यता बसाई थी जो कि वैदिक सभ्यता थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमारी कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, जिसे एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। बट जो हमारी ऋग्वेद सभ्यता थी, वैदिक काल सभ्यता थी, तो उसको ग्रामीण सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि वह ग्रामीण सभ्यता थी। देन भाषा संस्कृत थी। जो वैदिक काल की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। सभी लोग आम बोलचाल भाषा हो या फिर कोई अलग भाषा, उसमें भी संस्कृत का ही प्रयोग किया करते थे। देन उसके बाद आर्यों की प्रशासनिक इकाई, जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी, जो प्रशासन चलता था वैदिक काल का, वो किस तरह से चलता था, तो उसमें 5 इकाइयाँ थी, 5 भागों में विभाजित थी वो इकाइयाँ। सबसे पहले होता था कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, जन, राष्ट्र। अब मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ जो हमारा आज का दौर है उसमें किस तरह से प्रशासनिक इकाई होती है। सबसे पहले होता है गाँव, देन गाँव के बाद कस्बा, जिला, राज्य, देश। तो इसी तरह से हमारी इकाई चलती है। बट पहले क्या था, जब हमारा वैदिक काल था तो यहाँ गांव की जगह कुल हो गए, ये हमारे घर है गांव। इसी तरह से जो हमारी ये सीरीज है, पहले होता था सबसे पहले कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। अब हमारा जन की जगह जो है वो राज्य आ गया है, विश्व की जगह हमारे शहर आ गए हैं, ग्राम की जगह गांव तो है ही, वो कस्बे हैं। तो इसी तरह से यहाँ प्रशासनिक इकाई इन 5 में विभाजित थी। देन उसके बाद वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। जब हमारा वैदिक काल था वहाँ पे राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। अब राजतंत्रात्मक का मतलब है कि राजा के द्वारा शासन किया जाता था। तो हम एक बार जान लेते हैं कि इस प्रणाली के बारे में कि किस तरह से प्रशासन को चलाया जाता था। और ये जो सब अब जो आपके सामने वर्ड्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अक्सर
आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, मीन्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनमें यह सब नाम देकर पूछ लिया जाता है कि इसकी मीनिंग क्या है, ये जो हमारा अधिकारी है इसका क्या कार्य हुआ करता था। तो इन सब के बारे में आप यहाँ से बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा, बहुत फोकस करके देखिएगा इस वीडियो का, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। ये जो हमारा ग्राम है, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी। और विश्व का मुखिया कहलाता था विश्वपति। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस जगह का कौन मुखिया होता था, उसका क्या नाम होता था। देन उसके बाद हम कार्य भी पढ़ेंगे कि किस व्यक्ति का क्या कार्य हुआ करता था। देन उसके बाद जन के शासक को राजन कहा जाता था। आप जानते हैं जन के शासक को राजन कहा जाता था। अब हमने देखा कि ग्राम का मुखिया तो हो गया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, बट जन का मुखिया राजन होगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग नाम याद करने पड़ेंगे। देन उसके बाद राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। जो राज्य के अधिकारी हुआ करते थे तो उनमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे, मीन्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होते थे, सबसे ऊपर होते थे, वो पुरोहित और सेनानी हुआ करते थे। शासन का प्रमुख राजा होता था। शासन का प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। सबसे मेन जो होता है, लीडर जो होता है, वो राजा ही होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। अब वंशानुगत होने से क्या मतलब है? जैसे कि एक राजा है, देन उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो इसी तरह से एक सीरीज चलती आती है। बट यहाँ पे वंशानुगत परंपरा तो थी, बट जनता राजा को हटा सकती थी। अब किस बेस पे? जैसे कि किसी राजा पे धोखाधड़ी का इल्जाम लग गया, अविश्वास का आरोप लग गया, तो जनता उसे अपनी मर्जी से हटा सकती थी। देन उसके बाद वह क्षेत्र विशेष का नहीं, जन विशेष का प्रधान होता था। राजा जो होता था एक क्षेत्र का प्रधान नहीं होता था, बल्कि जनता का प्रधान होता था। मीन्स कहीं पर भी हो राजा, जहाँ पे जनता उसे पसंद करेगी वहीं पर वो राजा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन उसके बाद राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। जहाँ पर भी युद्ध होता था तो राजा उसका नेतृत्व करता होता था। मीन्स राजा ही युद्ध को करवाता था। युद्ध को करना, युद्ध को खत्म करना, युद्ध में हारना जीतना जो भी होता था, सबका नेतृत्व राजा ही करता था। देन उसके बाद उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जो राजा होता था वैदिक काल में, उसे कर वसूलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता था। हमने बाकी सभ्यताएं पढ़ी हैं, हमने बहुत सारे काल पढ़े हैं, जैसे कि गुप्त काल पढ़ा है, हमने मौर्य काल पढ़ा है। इन सब में क्या होता था? राजा कर वसूला करता था आम जनता से। बट वैदिक काल में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि राजा के पास कर वसूलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता था। देन उसके बाद जनता अपनी इच्छा से जो देती थी, राजा उसी से खर्च चलाता था। अब जनता ने अपनी इच्छा से जो भी राजा को दिया, जो भी प्रशासन को दिया, उसे के द्वारा सारा खर्च चलाया जाता था। वो किसी भी तरह चलाएं, वो राजा की अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी होती थी। जनता से कोई भी कर वसूलने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की जाती थी। देन उसके बाद राजा का प्रशासनिक सहयोग, पुरोहित और सेनानी। हमने यहाँ भी पढ़ा है कि राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। देन उसके बाद राजा का जो प्रशासनिक सहयोग था वो पुरोहित और सेनानी। उसके बाद 12 रत्निन करते थे। अब 12 रत्निन क्या है ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद चारगाहा के प्रधान को वज्रपति और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। जो चारगाहा होती थी, तो चारगाहा का जो प्रधान होता था उसे व्रजपति कहा जाता था। देन उसके बाद जो डाकू दलों का प्रधान होता था, डाकू दल होते हैं जैसे कहीं पे लूट मार करना, कहीं पे कुछ करना, तो उन सबको उसके प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। अब ग्रामीणी हमने एक बार और पढ़ा है कि ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, बट यहाँ पे भी ग्रामीणी है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता करना होगा कि लड़ाकू दलों का जो प्रधान होता था उसे भी ग्रामीणी कहा जाता था, और जो ग्राम का मुखिया था उसे भी ग्रामीणी कहा जाता था। लेकिन अब हम जान लेते हैं 12 रत्निन के बारे में कि 12 रत्निन जो थे वो कौन थे। तो ये मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है। तो 12 रत्निन, अब 12 रत्निन कौन थे हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले पुरोहित, परामर्शदाता, सेनानी, महिषी, ग्रामीण, सूत, छत्री, भागदूत, संग्राहित, अक्षवाप, गोविकीर्त, पालागल।
तो ये हमारे 12 रत्न थे। अब हम एक बार इनके नाम से इनका कार्य और जान लेते हैं, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो उसमें कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा, देन नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो उनमें से आपको उसका कार्य बताना होगा कि किस अधिकारी का क्या कार्य होता था। इसलिए हमें इनके नाम के साथ में इनके कार्यों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो पुरोहित होता था वो राजा का प्रमुख होता था। राजा का प्रमुख में राजा के सबसे करीब जो होता था वो पुरोहित होता था। देन परामर्शदाता, जो राजा को सजेशन देता था, कोई भी सलाह लेनी हो, कोई फैसला लेना हो, तो उसके लिए राजा परामर्शदाता से ही परामर्श रहा करता था। देन उसके बाद सेनानी जो था वो सेना का प्रमुख, सेनानी सेना के प्रमुख को कहा जाता था। और ग्राम का सैनिक अधिकारी, जो ग्रामीण था वो ग्राम का सैनिक अधिकारी होता था। और महिषी, राजा की पत्नी, महिषी जो है वो राजा की पत्नी को कहा जाता था। और सूत, राजा का सारथी, सारथी मतलब होता है दोस्त, जो सूत होता था वो राजा का दोस्त होता था। देन उसके बाद छतरी, छतरी होते हैं प्रतिहार। देन उसके बाद संग्राहित, संग्रहित होता है कोषाध्यक्ष, जो भी पैसों का सब हिसाब किताब रखना है वो संग्राहित को रखना होता था। संग्राहित को, जैसे कि उसका काम कोषाध्यक्ष में, कोष कहते हैं मनी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसका अध्यक्ष होता था। देन भागदूत, कर एकत्रकर्ता, जो भागदूत होता था वो सारे कर वसूला करता था। मीन्स जनता जो भी अपनी मर्जी से रुपए पैसे देती थी वो सब भागदूत अपने पास रखा करता था। तो उसके बाद अक्षवाप, अक्षवाप होता था लेख अधिकारी, जो भी सारा प्रशासन का हिसाब किताब है, जो भी कुछ भी लिखना हो तो लिखने का काम होता था अक्षवाप का। देन उसके बाद होता है गोविकीर्त, गोविकीर्त होता है वन अधिकारी, वनों का जो अधिकारी है वो गोविकीर्त कहलाता था। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है पालागल, पालागल भी राजा का मित्र ही होता था, ऐसे कि सूत भी राजा का मित्र होता था, देन पालागल भी राजा का मित्र होता था। तो आई होप कि आपको 12 रत्न जो थे वो बहुत अच्छे से समझ आ गए हो और उनके कार्यों में, उनके नामों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही हो। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है देन आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आगे देख लेते हैं बात आगे। पुरूप, दुर्गपति और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। अब गुप्तचर कौन होते हैं? जो कि गुप्तचर होते हैं गुप्त रिपोर्टों को रखने वाले। मीन्स बिना किसी को पता चले वो नॉलेज को, मीन्स जानकारियों को इकट्ठा करते थे। अब कौन कौन होते थे? सबसे पहले पुरूप, दुर्गपति और स्पर्श, इन तीनों का काम था जनता की गतिविधियों का पता लगाना कि जनता के मन में कहीं राजा के खिलाफ आक्रोश तो नहीं हो रहा, जनता के मन में राजा के खिलाफ कोई गुस्सा तो नहीं उमड़ रहा, कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई हमसे जो जनता को पसंद ना आ रही हो। तो इन सब का जो ख्याल रखते थे वो गुप्तचर होते थे। ये तीनों गुप्तचर हैं, आप इनके नाम अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं वजपति। वजपति कौन होता है? गोचर भूमि का अधिकारी, जो गोचर भूमि होती है उसके अधिकारी को वाजपति कहा जाता है। उसके बाद उग्र, उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते हैं। जो भी अपराधी है, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, चोरी की है, डकैती की है, किसी की हत्या की है, तो इन सब जो भी हमारे अपराधी हैं, अपराधी को पकड़ने का काम उग्र करता था। तो उसके बाद सभा और समिति। सभा और समिति के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। राजा को सलाह देने वाली संस्था, जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी उसे सभा और समिति कहा जाता था। तो अब हम एक बार सभा और समिति के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानते हैं कि सभा और समिति के क्या कार्य होते थे, उनको किस किस नाम से बुलाया जाता था। सभा श्रेष्ठ और सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। जो सभा थी हमारी वो श्रेष्ठ और सम्भ्रात में जो बहुत बड़े लोग थे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उनकी संस्था होती थी। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और तो आई होप कि आपको समझ आया कि सभा जो थी वो श्रेष्ठ और सम्भ्रात बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके लिए सभा होती थी। बट समिति जो नॉर्मल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, आम जनता है, उनका नेतृत्व करती थी। तो आई होप कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके बाद विदथ। अब विदथ क्या है मैं आपको बताती हूँ। विदथ सबसे प्राचीन संस्था थी, जो वैदिक काल की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन रचना थी, संस्था थी, वो थी विदथ।
अब विधत्त का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा विधत्त का 122 बार जिक्र हुआ है। जो हमारा ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, उसमें विधत्त का जिक्र 122 बार किया गया है कि विधत्त 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 122 बार आया है। विधत्त में ये होता था, विधत्त में वो होता था, इन सब के बारे में ऋग्वेद में लिखा हुआ है। देन उसके बाद विधत्त में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। जो हमारी विधत्त संस्था थी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते थे। नववधु का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्य विधत्त में होते थे। जो हमारा विधत्त संस्था थी उसमें क्या क्या कार्य होते थे, नववधु का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान, इस ऐसे ही रिलेटेड सारे कार्य विधत्त संस्था में किए जाते थे। तो उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल का एक वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जो अथर्ववेद है उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया कि प्रजापति की 2 बेटियां हैं, सभा है एक, समिति है, तो इन दोनों बेटियों का जिक्र किया गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। जो हमारी समिति थी इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था राजा का चुनाव करना, राजा को चुनना कि अब कौन राजा बनेगा, कौन किस तरह शासन चलाएगा। देन जो समिति थी, समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। जो समिति का प्रधान होता था वो ईशान या फिर पति कहलाता था। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग विशेषज्ञ होते थे, जैसे कोई क्षेत्र यहाँ पर है, कोई क्षेत्र यहाँ पर है, तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ होते थे। विशेषज्ञ में एक मेन आदमी होता था अलग अलग जगहों का। अब हम उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि होत्री। होत्री क्या है, ऋग्वेद का पाठ करने वाला। जो भी ऋग्वेद का पाठ करता था उसे होत्री कहा जाता था। और यह नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही वर्ड्स पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, देना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं हमारे एग्जाम बिल्कुल करीब आ रहे हैं, तो आपको याद तो करना पड़ेगा ही। देन उसके बाद है उद्गात्री। उद्गात्री कौन होते हैं, सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले। जो हमारा सामवेद है उसमें जो भी रचनाएं हैं उनका गान करने वाला व्यक्ति उद्गात्री कहलाता है। उसके बाद अध्वर्यु। अध्वर्यु है यजुर्वेद का पाठ करने वाला। यजुर्वेद का जो भी व्यक्ति पाठ करता था उसे अध्वर्यु कहा जाता था। देन उसके बाद ऋविद। अब ऋविंद क्या है, संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला। जो भी यज्ञ है आप जानते हैं एक वेद में हमारे सारे यज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है, तो उस वेद सारे यज्ञों की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को ऋविंद कहा जाता था। तो हमारा यह पार्ट भी पूरा कवर हो चुका है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो कि हमारे जो कौन की शासन किस तरह से चलाया जाता था, वैदिक काल में कौन कौन से अधिकारी थे, कौन से अधिकारी प्रमुख होते थे, राजा का चुनाव कौन करता था, और वेदों की रचना करने वाले को क्या कहा जाता था। जो हमारे 12 रत्निन थे उनके क्या क्या कार्य थे, और 12 रत्निन कौन कौन होते थे, राजा की पत्नी को क्या कहा जाता था। तो इन सब को आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वैदिक काल से रिलेटेड थोड़े और पॉइंट्स लाने वाले हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके प्राइवेट मैसेज में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।